Hello my dear students, welcome all of you. This is lecture number 6 of Wave Optics chapter number 10. क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस को हमने स्टार्ट किया था और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मैं आपको बता चुका हूं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज and condition of destructive interference, constructive of dark fringe and condition of a minima. लाइट को कैंसिल कहाँ करती है, लाइट के साथ मैक्सिमम कहाँ हो जाती है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। और ये इंटरफेरेंस का सेकंड पार्ट हम जानेंगे। इसमें हम थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर बनेगा फर्स्ट ब्राइट, कहां पर बनेगा सेकंड ब्राइट, ये सारी बातें आज के लेक्चर में जानेंगे हम। और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर भी पेपर में पूछे जाते हैं और किस तरह का सेटअप होता है हम पहले भी बना चुके हैं। उसी सेटअप पर बात करते हैं कि एक सिंगल स्लिट है जो लाइट का क्या है, हमारे लिए सोर्स है। तो लाइट का ये सोर्स है हमारे पास, एस एक सोर्स है। एक बार इससे क्रेस्ट आ जाता है, एक बार ट्रफ आ जाता है, फिर एक बार क्रेस्ट आता है, फिर ट्रफ आता है। इस तरह से स्लिट्स यहाँ पर बनाई गई थी और आगे चलकर मैंने क्या किया, इस सिंगल को, इस तरह के सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्सेज में डिवाइड किया। एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए गए हैं, एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए गए हैं। किस तरह से, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कर मैंने एम्पलीट्यूड को डिवाइड किया है। यहाँ पर ये मतलब एक वेव फ्रंट आ रही थी और इसी वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ही वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया गया है। ये अब लाइट का S1 सोर्स है और ये अब लाइट का S2 सोर्स है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाएगा। इसे सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कहा जाता है, इसे सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कहा जाता है। S1 और S2 दो स्लिट्स हैं हमारे पास और इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी गई है, कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी गई है और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, यहाँ कुछ डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखी गई है इस तरह से। और इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, स्क्रीन का जो डिस्टेंस है हमारी स्लिट्स से, यानी ये स्लिट्स का ये प्लेन है, S1 और S2 इस प्लेन में है और इस प्लेन का जो डिस्टेंस है हमारी स्क्रीन से ये डिस्टेंस कैपिटल D कहा गया है इस तरह से। तो ये सामने एक स्क्रीन रखी हुई है और स्क्रीन का डिस्टेंस हमारी स्लिट्स से कैपिटल D है और ये कैपिटल D काफी दूर है भाई। इस D के कंपैरिजन में, ये स्मॉल d के कंपैरिजन में ये कैपिटल D काफी बड़ा है, काफी ज्यादा है। ये मिलीमीटर्स में, mm में होगा, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस तरह से होगा। तो ये mm में है, 1 mm, 2 mm, 3 mm या और भी कम हो सकती है और ये डिस्टेंस 1 मीटर्स में है। तो ये d इस स्मॉल d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ये पहले ही मैं बोल रहा हूं क्योंकि आगे चलकर मैं थोड़ी एजम्पशंस लगाऊंगा इसके अंदर। अब हमें ये जानना है इस तरह से कि कहां पर स्क्रीन पर ब्राइट बनेगा, कहां पर स्क्रीन पर एक मिनिमम बनेगा। ये S जो सोर्स था, यहां से बिल्कुल सीधी लाइन खींची जाए भाई इस तरह से, बिल्कुल सीधी लाइन ये कंसीडर करें इस तरह से। तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन कंसीडर करी मैंने यहाँ पर और इस लाइन पर ये सीधा पॉइंट यहाँ पर O है। इस O पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट बनता है क्योंकि ये O पॉइंट का डिस्टेंस S1 और S2 दोनों से सेम है, दोनों से लाइट ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम नंबर ऑफ साइकिल्स बनाई है, सेम एंगल कवर किया है। अगर स्टार्टिंग से कोई डिफरेंस नहीं है, S1 और S2 दोनों से क्रेस्ट या दोनों से ट्रफ एक साथ चलता है, यानी कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है,
तो इसका मतलब यहाँ सेंटर पर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पर ट्रफ आएगा और यहाँ पर एक ब्राइट बनेगा, उसका नाम था सेंट्रल ब्राइट। तो इस O पॉइंट पर एक सेंट्रल ब्राइट बनता है यहाँ पर, तो इस O पॉइंट पर एक सेंट्रल ब्राइट बनता है और ये O इस सेंट्रल ब्राइट का भी सेंटर है बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ ये S1 का जो डिस्टेंस है, ये S1 के लिए एक लाइन खींची जाए इस तरह से और ये S2 के लिए लाइन खींची जाए इस तरह से, तो इस लाइन का O से ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है, तो ये आधा डिस्टेंस d/2 कहा जा सकता है और ये आधा डिस्टेंस भी d/2 कहा जा सकता है। तो ये d/2 दोनों डिस्टेंसेस लिखे जा सकते हैं। ये पूरा डिस्टेंस स्मॉल d है, ये बीचों बीच एक लाइन सीधी कंसीडर करी है मैंने और S1 से ये लाइन इस तरह से और यहाँ पर जाए, तो ये S1 से जो लाइन ड्रॉ करी है ये A पॉइंट हो गया, ये S2 से जो लाइन ड्रॉ करी है ये B पॉइंट हो गया और ये मिड में जो लाइन थी ये O पॉइंट पर है, सेंट्रल ब्राइट के सेंटर पर है इस तरह से। और मान लीजिए यहाँ कहीं एक P पॉइंट है ऊपर में, तो यहाँ ऊपर कहीं एक P पॉइंट है और ये जो P पॉइंट मैंने ऊपर कंसीडर किया है, मैं जानना चाहता हूं कि ये P पॉइंट अगर सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से, अगर ये सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पर माना गया है, अगर ये सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पर अगर है, तो ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का, ये P पॉइंट स्क्रीन पर कहीं है ऊपर और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस O पॉइंट से सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से ये कुछ y डिस्टेंस पर P पॉइंट है अगर मान लीजिए, तो इस P पॉइंट पर ब्राइट बनेगा या इस P पॉइंट पर क्या बनेगा, एक डार्क बनेगा। ऐसी कंडीशन को समझना है मुझे, पोजीशन जाननी है कि स्क्रीन पर अगर यहाँ सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट बन गया है तो इससे कितने डिस्टेंस पर एक डार्क बनेगा, फिर कितने डिस्टेंस पर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क ब्राइट पोजीशंस के बारे में जानना है। एक डार्क कितने एरिया में बनेगा यानी उसकी विड्थ कितनी होगी, एक ब्राइट कितने एरिया में बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, सेंटर पर जो सेंट्रल ब्राइट बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, ये फ्रिंज विड्थ भी मुझे जाननी है। थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस का पार्ट है ये। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पूछी जाएगी आपसे, तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताना है जो हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है। थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में मैं फ्रिंजेस के बारे में बात करूंगा, कहां डार्क बनेगा, कहां ब्राइट बनेगा, कितनी विड्थ का बनेगा, ये बातें थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में समझी जाएंगी। अब आप ये देखिए कि अगर ये P पॉइंट जो है इसका सेंटर से डिस्टेंस y है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेंट्रल ब्राइट के सेंटर O से डिस्टेंस y है, तो ये डिस्टेंस d/2 है, यानी इस P पॉइंट का डिस्टेंस A पॉइंट से y माइनस d/2 कहा जाता है। ये d/2 माइनस कर दिया मैंने इस डिस्टेंस के अंदर से, सेंटर से ये y डिस्टेंस है तो A यहाँ पर है, ऊपर है, y डिस्टेंस O से है, A पॉइंट से डिस्टेंस जानना है तो ये d/2 माइनस कर दिया। y डिस्टेंस O पॉइंट से है और मुझे B से डिस्टेंस चाहिए तो d+2 ऐड कर दूंगा, y + d/2 हो जाएगा। ये बातें अगर आपको क्लियर हैं तो अब ये देखिए कि जो लाइट P पॉइंट पर पहुंची है, S1 से एक लाइट P पॉइंट पर पहुंची है इस तरह से, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S1 से P पर पहुंची है, ये डिस्टेंस हो गया S1P डिस्टेंस हो गया इस तरह से। S2 से एक लाइट भी P पॉइंट पर पहुंची है और S2 से जो लाइट पहुंची है P पॉइंट पर, इसने S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और यहां तो साफ दिखाई दे रहा है भाई, P पॉइंट पर जो लाइट पहुंची है उसने S1 से S1P ट्रेवल किया, वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है मुझे। S2 से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर ऐसा है, ये अगर डिफरेंस है इनके बीच में पाथ का, तो पाथ के इस डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस अगर 0 का है कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा, ब्राइट, जैसे सेंट्रल ब्राइट पर बनता है।
पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा का है यानी फेज डिफरेंस कितने का होगा, 2 पाई का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो भी ब्राइट बनेगा। 4 पाई 6 पाई ब्राइट बनेंगे ऐसी पोजीशंस पर। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 2n-1 लैम्बडा बाई 2 है, यानी फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ओड मल्टीपल है पाई का, उस केस में क्रस्ट ट्रफ पे आएगा, ट्रफ क्रस्ट पर आएगा, वहां पर एक डार्क बन जाएगा। तो भाई ये देखते हैं कि ये y डिस्टेंस मतलब कितनी दूर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितनी दूर ब्राइट बनेगा, ये सारी बातें जाननी है। सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनेगा, फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगा, इन कंडीशंस को जानना है। आइए थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में आगे बात करते हैं। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं, ये जो फ्रिंजेस बनती है ना, तो ये जो वाई डिस्टेंस यानी ये सेंटर पर एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा, फिर डार्क ब्राइट कुछ दूर तक फ्रिंजेस बनेंगे, इस तरफ भी बनेंगे। ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है डी के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है भी पूरी दूर एक आपके कमरे की पूरी दीवार पर फ्रिंजेस ही फ्रिंजेस दिखाई देंगे आपको, नहीं। ये स्लिट का डिस्टेंस S1 और S2 स्लिट्स हैं, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है, और स्मॉल d ये डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच का, और ये कैपिटल D डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का। ये D डिस्टेंस स्मॉल d से भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और ये जो फ्रिंजेस बनेंगे कितने एरिया में, यहाँ पर कितने डिस्टेंस में फ्रिंजेस बनेंगे, वो डिस्टेंस भी कैपिटल D के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस पैटर्न के अंदर जो कैपिटल D डिस्टेंस है यहाँ पर, ये कैपिटल D डिस्टेंस इस y डिस्टेंस के कंपैरिजन में, इस y डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा है यहाँ पर भाई। इसलिए अब आगे डेरिवेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा आसान है ये डेरिवेशन, बहुत आसान सा पैटर्न है ये। 5 नंबर में आपको पूरे 5 नंबर देकर जाए ऐसा पढ़ाऊंगा मैं आपको तो बार बार फिर रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक भी नंबर इंटरफेरेंस में कट ना जाए आपका। तो इस तरह से स्टार्ट करिए कि S1 से और S2 से जो लाइट्स गई हैं उनमें पाथ का डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है यहाँ पर देखने को मिलेगा। पाथ डिफरेंस इन वेव्स, पाथ डिफरेंस इन वेव्स फ्रॉम S1 and S2, from S1 and S2, path difference in waves from S1, path difference in waves at point P, पॉइंट P पर लाइट पहुंच गई है, तो पॉइंट P तक पहुंचते भाई, पॉइंट P तक पहुंचते लाइट में कितना पाथ डिफरेंस आ गया है, जो S1 से आई है और S2 से आई है। पाथ डिफरेंस को P से डिनोट किया जा सकता है, और पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बराबर है S2P डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये लाइट जो S2 से गई है, और S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया है लाइट ने जो S1 से गई है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो पाथ डिफरेंस है आपके लिए। और इस पाथ डिफरेंस को इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। मुझे इस पाथ डिफरेंस की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, हो जाएगा डेरिवेशन आपका, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। और अगर मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए S2P की वैल्यू चाहिए। S2P की वैल्यू अलग से क्यों निकाल रहे हैं, S2P है तो, लेकिन मुझे कैपिटल D की टर्म्स में, स्मॉल d की टर्म्स में, y की टर्म्स में आंसर चाहिए भाई मेरा। इसलिए मैंने S2P के लिए क्या किया है, पाइथागोरस लगा दिया। S2P फाइंड आउट करना है अगर आपको, तो S2P हाइपोटेन्यूज है भाई किस ट्राइंगल का, S2B और P ट्राइंगल का। ध्यान दीजिएगा, S2 से B पर आ जाइए, ये बेस हो गया यहाँ पर D के इक्वल, और B से P परपेंडिकुलर हो गया, y प्लस d/2 हो जाएगा, पहले ही बताया आते ही, और ये हाइपोटेन्यूज S2P होगा। तो S2P की वैल्यू कितनी होगी जानेंगे। S2P का स्क्वायर भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है ये बेस का स्क्वायर यानी D का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेंटर से डिस्टेंस y है, P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से y है, O पॉइंट से y है,
तो b से चाहिए तो d/2 और ऐड कर दूं और y प्लस d/2 लिख दीजिएगा होल स्क्वायर में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरह से S1p का स्क्वायर क्या होगा, S1p हाइपोटेन्यूज किसका है, S1a और p ट्रायंगल के अंदर है, S1a और p ट्रायंगल के अंदर है। तो S1p का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जो कि d स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से डिस्टेंस y है और d/2 इसके अंदर से माइनस कर दूं तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड कर दिया, y माइनस d/2 है परपेंडिकुलर इसका और इसका स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो S2p का होल स्क्वायर और S1p का होल स्क्वायर फाइंड आउट किया मैंने और अब आप क्या करिए, S2p के होल स्क्वायर में से S1p का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी, राइट हैंड साइड भी माइनस कर दीजिए। d स्क्वायर से d स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये y प्लस d/2 का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे y माइनस d/2 का होल स्क्वायर भाई। तो ये इस तरह से माइनस कर दिए जाए भाई, इस तरह से माइनस करेंगे, इनको मैं रब कर देता हूं भाई। यहां से रब करने पर देखिएगा मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर इसको देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, इस तरह से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो इसे एक बार a माइनस b लिख लेते हैं S2p माइनस S1p और एक बार a प्लस b लिख लेते हैं S2p प्लस S1p इज इक्वल टू ये ब्रैकेट खोलेंगे भाई आप, a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये आपके पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, yd बचेगा, माइनस का साइन, इसमें भी आप फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab बचेगा इस केस में भाई। तो ऐसा होने पर जब यहां से ब्रैकेट खोला जाएगा तो यहां से ब्रैकेट भाई S2p माइनस S1p आपके लिए पाथ डिफरेंस है। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, S2p माइनस S1p ही तो आपके लिए पाथ डिफरेंस है कि एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया और ब्रैकेट में S2p प्लस S1p यहां पर बच गया है और यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा ब्रैकेट खोलने पर, d स्क्वायर बाई 4 से d स्क्वायर बाई 4 कटेगा, माइनस का yd बाहर वाले माइनस के कारण प्लस होगा और 2yd लिखा जा सकेगा, 2yd लिखा जा सकेगा इसे। और मुझे तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2yd अपॉन में S2p प्लस S1p। मैंने पहले ही कहा था कि जो y डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है d के कंपैरिजन में, d काफी बड़ा है, यानी ये परपेंडिकुलर तो बहुत छोटे हैं भाई इस तरह से। तो इन ट्रायंगल्स का ये हाइपोटेन्यूज और बेस लगभग सेम है भाई, ऐसे करते हैं ना, एक ऐसा ट्रायंगल है आपके पास जिसका ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा सा है तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नियरली इक्वल टू किसके लिखी जा सकती है, बेस के लिखी जा सकती है। और अगर ऐसा होगा तो भाई आप क्या करिए, S2p को भी d लिख दीजिए और S1p को भी d लिख दीजिए। ये थोड़ी सी एजम्पशन की जाएगी इसके अंदर प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो y डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, फ्रिंजेस छोटी सी जगह में बनते हैं बहुत ज्यादा, तो प्रैक्टिकली ऐसा होने के कारण मैंने ऐसा किया है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख भी दीजिएगा S1p को S2p को S1p is nearly equal to S2p, क्योंकि ये d भी बहुत स्मॉल था, मैंने पहले ही कहा था बहुत ज्यादा पाथ डिफरेंस नहीं होता है, और ये नियरली इक्वल टू d के लिखा गया है इस तरह से भाई। ऐसा करने पर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2yd अपॉन में 2d, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, पाथ डिफरेंस कितना है yd/d है, पाथ डिफरेंस कितना है yd/d है। y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी इस सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से जितने दूर वाले पॉइंट्स की बात करोगे स्क्रीन पर, y बढ़ता जाएगा, उनका पाथ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। भाई ये यहाँ पर पहुंचकर हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया कि इन दोनों लाइट्स में पाथ का डिफरेंस कितना है।
और भाई अगर आपको पाथ का डिफरेंस पता चल गया है तो आप तो जानते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कि ब्राइट बन जाए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए कि डार्क बन जाए। ये कंडीशन आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो जब ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास पहुंच गई है भाई, हमारे पास ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है ना, तो अब आप ऐसे लिखिए कि ये पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास, पाथ डिफरेंस मिल गया हमें इन दोनों के बीच में। और फिर आप ऐसे कंडीशन लगाइए फॉर पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस लिखिए इस तरह से। फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें, फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें, ब्राइट फ्रिंजेस कहां पर बनने वाली हैं भाई? ब्राइट फ्रिंजेस वहां बनती है जहां पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्बडा का। मैंने कंडीशन में बताया था, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमारा n लैम्बडा आया था कि जहां पर पाथ डिफरेंस 0 है, लैम्बडा है, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, n लैम्बडा, इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्बडा का जहां पर पाथ डिफरेंस, उन पॉइंट्स पर क्या बनता है? एक ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है तो y d/d, ये जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली, इक्वेट कर दी भाई, हेंस y की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। n लैम्बडा है यहां पर, कैपिटल D मल्टीप्लाई में चला गया, स्मॉल d डिवाइड में आ गया, और ये y की वैल्यू आ गई कि भाई इस डिस्टेंस पर n लैम्बडा बाई n लैम्बडा d/d डिस्टेंस पर जाकर क्या बनेगा? एक ब्राइट बनेगा। एग्जांपल भाई, इफ n की वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर दूं? 0 कर दूं मैं, तो y 0 लिख दिया मैंने इस तरह से कि भाई कोई डिस्टेंस नहीं है, n की वैल्यू 0 पर करूं 0, y की वैल्यू 0 यानी इस O पॉइंट पर y की वैल्यू 0 तो यही है ना भाई, ये P पॉइंट अगर यहाँ बिल्कुल सेंटर पर सोचूं तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और इस जगह पर क्या बनेगा? एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा भाई। सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनता है? बिल्कुल सेंटर पर बनता है भाई इस तरह से। और भाई n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं, y1 बराबर है, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूं तो पहला ब्राइट कहां पर जाकर बना? लैम्बडा d/d डिस्टेंस पर जाकर कौन बन गया है? फर्स्ट ब्राइट बन गया। इस तरह से चेक कर देख रहा था मैं ये पोजीशंस इस तरह से, और चेक कर देख रहा था मैं ये पोजीशंस इस तरह से। और अगर n की वैल्यू यहाँ कितनी पुट कर देखी जाए? 2 पुट कर देखी जाए तो y2 डिस्टेंस आया भाई, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा उसमें, 2 लैम्बडा d/d इतने डिस्टेंस पर। ओ सेंट्रल ब्राइट के सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर पर बात कर रहा हूं, इससे 2 लैम्बडा d/d डिस्टेंस ऊपर चले जाइए, वहां पर क्या बनेगा? एक सेकंड ब्राइट बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? एक सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहां पर जाकर। यानी मैं जनरल कंडीशन ये लिख सकता हूं yn, कोई भी n फ्रिंज, कोई भी nth ब्राइट कहां पर बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, कहां पर बनेगा एक ब्राइट फ्रिंज? कौन से ब्राइट फ्रिंज की बात करना चाहते हो भाई? सेंट्रल ब्राइट पर बन गया है सेंट्रल ब्राइट भाई, सेंटर पर बन गया है सेंट्रल ब्राइट। फिर थोड़े डिस्टेंस पर एक और ब्राइट बनेगा, फिर दोबारा एक ब्राइट बनेगा। इन ब्राइट्स के बीच में क्या बन रहे हैं? डार्क बन रहे हैं भाई, उनकी पोजीशंस की भी बात करेंगे। तो भाई ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस का फॉर्मूला है n लैम्बडा d/d। ये पोजीशन आई है किसकी? ब्राइट फ्रिंज की। ये फॉर्मूला अगर आपको ये जानना है कि पांचवा ब्राइट O से कितने डिस्टेंस पर बनेगा, ये n लैम्बडा d/d फॉर्मूला लगाइए और n की वैल्यू 5 रखिए, और भाई d ये डिस्टेंस है स्क्रीन का, और इसका स्मॉल d स्लिट्स के बीच की सेपरेशन है, और लैम्बडा जो लाइट यूज करी गई है उसकी वेवलेंथ है यहाँ पर। तो इस तरह से पोजीशंस आई हैं, इस तरह से पोजीशंस आई हैं। किसकी पोजीशन आई है हमारे पास? ब्राइट फ्रिंजेस की। अब आप लिखिए डार्क की क्या कंडीशन होंगी, हमें डार्क की भी बतानी है। पोजीशन ऑफ
हमें बताना है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज की क्या पोजीशंस होंगी? फॉर पोजीशंस ऑफ, ऐसे लिखेगा फॉर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। भाई डार्क फ्रिंज बनता है अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 हो गए। डार्क फ्रिंज वहां बनता है जहां दोनों लाइट्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 रहा हो। पिछले लेक्चर्स में करी है ये बातें भाई इस तरह से। अगर ऐसा है तो पाथ डिफरेंस हमारा आया है y/d और बराबर 2n-1 λ/2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आती है से रब कर रहा हूं मैं। तो रब कर देने पर पता चला मुझे क्या, रब कर देने पे पता चला मुझे y = बराबर है 2n-1 2। भाई जहां पर एक दोबारा पीछे थोड़ा इससे पीछे जाइए, जहां हमने लिखा है कि ब्राइट की पोजीशन आई है n λ/d, सॉरी n लैम्बडा, और हाँ n λ/d अपॉन में स्मॉल d आई है हमारी पोजीशन जो आई है y = n λ/d जो पोजीशन आई है भाई हमारे पास इस तरह से। वहां पर ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, वहां लिखिए n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज लिख दीजिए भाई। ये फॉर्मूला अभी आया था इसी डेरिवेशन में, वहां n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि एक सेंट्रल ब्राइट बनता है। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 आ गई। यहां बनेगा भी O पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट। पहला ब्राइट कहां बनेगा? n की वैल्यू 1 λ/d/d डिस्टेंस ऊपर बनेगा भाई, 2 λ/d/d दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, इस तरह से। तो ये n की वैल्यू नहीं लिखी थी हमने, मुझे याद आ गई और आप अब लिख लीजिए इस तरह से 2n-1 λ/2 स्मॉल d ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, सॉरी कैपिटल D मल्टीप्लाई में चला गया और स्मॉल d डिवाइड में चला गया है। और ये nth किसी भी nth ब्राइट की पोजीशन, nth डार्क की पोजीशन आ गई है। फॉर एग्जांपल आप बात करें फॉर n = 1, फर्स्ट डार्क कहां बनेगा? फर्स्ट डार्क कहां बनेगा? क्योंकि कोई सेंट्रल डार्क नहीं बनेगा भाई, सेंटर पर ब्राइट बना है क्योंकि मैंने माना शुरू से कोई डिफरेंस नहीं था इसके अंदर। अगर शुरू से ही 180 का डिफरेंस होता S1 और S2 में, फिर सेंटर पर डार्क बनता, दोनों तरफ ब्राइट, पर वो नहीं पढ़ना हमें। कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो टैकल करेंगे, पर डेरिवेशन में ऐसे ही है। S1 और S2 में शुरू से कोई डिफरेंस नहीं था और सेंटर पर जाकर सेंट्रल ब्राइट बना है और इसलिए सेंट्रल ब्राइट बनता है। फिर जो बनेंगे वो कहलाएंगे फर्स्ट ब्राइट, फिर जो बनेंगे वो कहलाएंगे सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। और सेंटर पर ब्राइट बनने के बाद क्या बना? डार्क, उसे कहते हैं फर्स्ट डार्क भाई। तो फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू 1 होगी और फर्स्ट डार्क कहां बना? y1 डैश नाम दे देता हूं इसे मैं। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 2 1 जा 2 -1 1 होगा λ/d/2d डिस्टेंस पर फर्स्ट डार्क बना है। 0 पर बना है सेंट्रल ब्राइट, λ/d/d पर बना है फर्स्ट ब्राइट और उन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आया है। तो पता चल रहा है सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में बनेगा फर्स्ट डार्क जो बनेगा इस तरह से भाई। अगर ऐसा था तो भाई फॉर n = 2 कर दिया जाए, सेकंड डार्क कहां बनेगा? सेकंड डार्क कहां पर बनेगा? सेकंड डार्क कहां पर बनेगा ये पूछा जाए तो भाई 2 पुट करूंगा n की वैल्यू। तो भाई 2 2 जा 4 -1 3 λ/d/2d पर बनेगा सेकंड डार्क, λ/d/d पर बना फर्स्ट ब्राइट, 2 λ/d/d पर बना सेकंड ब्राइट और 3 λ/d/d यानी 1.5 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या बना कि डार्क। बिल्कुल ऐसा ही होता है इंटरफेरेंस भाई, ऐसे ही तो फ्रिंजेस बने हैं, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, इसी को तो फ्रिंजेस पैटर्न कहते हैं भाई। फ्रिंज पैटर्न यही तो होता है भाई। जनरल फॉर्मूला इसलिए लिखा जाए तो जनरल फॉर्मूला, क्योंकि yn मैं लिख चुका हूं किसके लिए? ब्राइट के लिए। मैंने इसे y डैश नाम दे दिया है और बराबर भाई 2n-1 और λ/d/2d इन डिस्टेंसेस पर ऐसी पोजीशंस पर क्या बनेगा?
एक डार्क बनेगा। ये फॉर्मूला डार्क की पोजीशन बताएगा और n लैम्बडा डी बाई डी ब्राइट की पोजीशन बताएगा। यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है क्योंकि कोई सेंट्रल डार्क नहीं बनेगा। इस तरह से ये बात आपको क्लियरली समझ में आई है भाई कि ये किस तरह से फ्रिंजेस, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस की बात करी जाएगी। तो थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस की किस तरह से बात की जाएगी आपके सामने मैंने ये डिस्कस किया है आपसे। और ये थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में हमने पोजीशन के बारे में जान लिया है, पोजीशन के बारे में जान लिया है कि ये फ्रिंजेस जो बनेगी किस पोजीशन पर डार्क बनेगा, किस पोजीशन पर ब्राइट बनेगा, ये हम बता सकते हैं। अब हम बताना चाहते हैं भाई फ्रिंज विड्थ भाई। अब हम बताना चाहते हैं फ्रिंज विड्थ भाई। फ्रिंज विड्थ का मतलब है एक डार्क की विड्थ कितनी होगी और एक ब्राइट की विड्थ कितनी होगी। तो भाई इस तरह से ऐसा नहीं है कि बस एक पॉइंट पर बना है ब्राइट भाई, कुछ ऐसा एरिया है, ऐसा एरिया है, ऐसे इस तरह से विड्थ है जिसमें ब्राइटनेस है, फिर कुछ एरिया ऐसा जिसमें डार्क है पूरा, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जो ब्राइट बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, जो डार्क बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, ये जानना है। तो भाई विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज भाई, विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज, एक डार्क फ्रिंज कहां पर बने, कितनी विड्थ का बनेगा, उसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन है द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस भाई, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भाई, टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ भाई। दो लगातार डार्क, जैसे पहला डार्क और दूसरा डार्क, दूसरा डार्क और तीसरा डार्क, इनकी जो बीच का डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। क्योंकि दो डार्क के बीच में क्या बनेगा, ब्राइट, और दो ब्राइट के बीच में ही तो क्या बन रहा है, डार्क। तो इसलिए द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज, द सक्सेसिव बिटवीन टू डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ भाई, जोड़ दीजिएगा, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ भाई, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ भाई। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, दो लगातार डार्क के बीच में ब्राइट की विड्थ आ जाएगी, दो लगातार ब्राइट की बात करूं तो एक डार्क की विड्थ आ जाएगी। और मैंने फॉर्मूला इसलिए लगा दिया है कि विड्थ ऑफ अ डार्क फ्रिंज भाई, एक डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है। तो भाई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट भाई, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1th ब्राइट भाई। nth ब्राइट कहीं बन रहा है और उससे पहले वाला ब्राइट n माइनस 1 कहां बन रहा है, इन दोनों की पोजीशन को माइनस करूं तो इनके बीच में nth डार्क बन रहा होगा। जैसे सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में फर्स्ट डार्क बन रहा है। तो इसीलिए क्या कहा मैंने, बीटा, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज पोजीशन एक nth ब्राइट की yn माइनस पोजीशन n माइनस 1th ब्राइट की भाई। nth ब्राइट कहां पर बनेगा, फॉर्मूला है n लैम्बडा बाई डी माइनस n माइनस 1th ब्राइट कहां बनेगा, n की वैल्यू ही n माइनस 1 पुट कर दीजिए भाई। तो जैसे 9वें ब्राइट और 10वें ब्राइट के बीच में 10वां डार्क बनेगा भाई। तो इस तरह से अगर इन्हें माइनस किया जाए, n वाली टर्म माइनस, यहाँ प्लस की यहाँ माइनस की, n लैम्बडा बाई डी से n लैम्बडा बाई डी कटेगा, माइनस का वन बाहर वाले माइनस से प्लस होगा और लैम्बडा डी बाई डी आंसर देगा भाई। एक डार्क जो बनेगा उस डार्क की विड्थ कितनी आई है, लैम्बडा डी बाई डी आई है, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीन को जितनी दूर रखोगे फ्रिंजेस उतनी बड़ी, उतनी ज्यादा विड्थ की बनेगी भाई, फ्रिंजेस उतनी ज्यादा विड्थ की बनेगी। और स्मॉल डी जितना छोटा होगा, S1 S2 स्लिट्स जितनी क्लोज होंगी, फ्रिंजेस उतनी ही विड्थ ज्यादा होगी भाई उनकी। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा विड्थ होगी भाई। वेवलेंथ रेड की ज्यादा है, वॉयलेट की कम है।
तो वॉयलेट जो है वो जो फ्रिंज बनाएगा वो नैरो बनेगी, और रेड कलर जो बनाएगा उसकी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रिंजेस की विड्थ ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट उठाई है, इसीलिए मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट उठाई थी भाई, सिंगल वेवलेंथ वाली। क्योंकि अगर मैं व्हाइट लाइट का यूज करूंगा उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ अलग अलग विड्थ का फ्रिंज बनाएगा और सेंटर पर ओवरलैपिंग होगी, हमें क्लियर एक अच्छा इंटरफेरेंस दिखाई नहीं देगा भाई। तो डार्क फ्रिंज की विड्थ आ गई है मेरे पास, लैम्बडा डी बाई डी विड्थ का क्या बनता है भाई, एक डार्क बनता है। और इसके बाद लिखिए विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज भाई, एक ब्राइट फ्रिंज जो बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी भाई, एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी। और भाई ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के लिए पोजीशन ऑफ, अगर इसके लिए पोजीशन ऑफ nth डार्क, पोजीशन ऑफ nth डार्क, पोजीशन ऑफ nth डार्क और पोजीशन ऑफ nth दूसरा डार्क और पहला डार्क जो होगा उसके बीच में पहला ब्राइट बनता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि पोजीशन ऑफ n प्लस 1 करिए आप, पोजीशन ऑफ n प्लस 1 अगला डार्क और माइनस कर दीजिए इसमें पोजीशन ऑफ nth डार्क। वैसे अगर इसमें भी आप nth ले लेते और n-1 लेते तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला, इसलिए इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया, कोई मार्क्स भी नहीं कटते आपके इसके। लेकिन फिर भी nth डार्क, n प्लस 1th डार्क कहाँ बना है और माइनस उससे पहले वाला डार्क कहाँ बना है, इन दोनों डार्क के बीच में एक ब्राइट बना है। और सारे ब्राइट एक जैसे विड्थ के होते हैं, सारे डार्क एक जैसे होते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं n-1 n में से n-1 माइनस करके निकालूं या n+1 में से n-1 करके निकालूं। तो कोई कंफ्यूजन आपको ना हो तो दोनों एक जैसे ले लेते हैं, ये nth डार्क हो गया और यहाँ पर ले लेते हैं n-1 डार्क भाई, जैसे हमने ब्राइट में लिया है nth डार्क और मैंने जैसे डार्क की विड्थ निकाली कि nth ब्राइट और n-1 ब्राइट जो होगा उनके बीच में एक डार्क बनेगा, ठीक इसी तरह से nth जो डार्क होगा और उससे पहले वाला जो डार्क होगा उनके बीच में एक ब्राइट बनेगा। एक डार्क की पोजीशन yn-yn-1, डार्क की पोजीशन है 2n-1 लैम्बडा d/2d माइनस। और भाई दूसरे वाले की बात करूं तो भाई यहाँ पर 2 है ये और n की वैल्यू n-1, फिर फॉर्मूले में -1 और फिर लैम्बडा d/2d किया जाए, इसमें भी 2n वाली टर्म से कट जाएगी यहाँ पर, और 2n वाली टर्म से कट जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से मेरे पास बचता है ये 2n वाली टर्म से 2n वाली टर्म कैंसिल होगी। भाई ये फॉर्मूला खोलना पड़ेगा आपको, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2n-1 और ये लैम्बडा d बाई क्या है 2d माइनस, उसके बाद ये फॉर्मूला खोलेंगे 2n और ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा और लैम्बडा d बाई कितना होगा 2d। 2n वाली टर्म यहाँ से 2n वाली टर्म यहाँ से कटेगी, यहाँ से माइनस लैम्बडा d/2d बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 बाहर वाले माइनस के कारण प्लस होगा, प्लस 3 लैम्बडा d/2d और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर फिर से लैम्बडा d/d आ जाएगा। भाई कहने का मतलब एक डार्क और एक ब्राइट दोनों की विड्थ इक्वल होती है जब बात करी जाए किसकी, इंटरफेरेंस पैटर्न की। जितनी विड्थ का एक डार्क बनेगा उतनी ही विड्थ का एक ब्राइट बनेगा। सारे के सारे डार्क और ब्राइट एक जैसी विड्थ के बनते हैं यहाँ पर। अगली बार जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें भी फ्रिंजेस बनते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता भाई, उसमें सबकी विड्थ एक जैसी नहीं होती। हम बात करेंगे कैसी होती है, सेंट्रल ब्राइट कैसा होता है। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट से लेकर सभी ब्राइट और सभी डार्क एक जैसी विड्थ के बने हैं। सभी का फॉर्मूला लैम्बडा d/d आया है, स्मॉल d सबके लिए सेम, लैम्बडा सबके लिए सेम, कैपिटल D सबके लिए सेम। इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इन इंटरफेरेंस
ऑल द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, इन इंटरफेरेंस में ये बात देखने को मिली है हमें कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न भाई, इन इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ऑल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ भाई। सारे के सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के बनते हैं भाई। इंटरफेरेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन आए ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस चैप्टर के सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कट गया है, ब्लू कलर ऑफ स्काई भी कट गया है, सन का रेडिश अपीयर होना सनसेट के वक्त और सनराइज के वक्त भी कट गया है, पोलराइजेशन का फिनोमेनन कट गया है, ब्रूवेस्टर लॉ कट गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारा सिलेबस इस चैप्टर से इस साल आपके लिए नहीं आएगा एग्जाम में, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन इंटरफेरेंस से या इससे अगला टॉपिक डिफरेंशिएशन, 2 टॉपिक में इन्हीं से 5 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन 7वें चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, इनसे खास तौर पर बनते हैं। बनाया किसी से भी जा सकता है, सभी से आ सकते हैं, खास तौर पर भाई वेव से, रे से और एसी वाले चैप्टर से। लेकिन यहाँ अब इंटरफेरेंस से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एक फिनोमेनन ये भी लिख लीजिएगा कि भाई फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई है, बीटा बराबर है लैम्बडा डी बाई किसके भाई, डी के। अगर कैपिटल डी को इंक्रीज करोगे तो भाई इफ डी को इंक्रीज करोगे, इफ डी इंक्रीज्ड बीटा इंक्रीज, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीटा इनवर्सली आई है स्मॉल डी के। ये बातें तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कर रहा हूं भाई। थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस में खत्म कर चुका हूं भाई, खत्म हो गया भाई, हमने फ्रिंज विड्थ निकाल दी है, वहां तक थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस है और फ्रिंज विड्थ बताएंगे अगर क्वेश्चन में पूछी जाए, नहीं तो पोजीशन तक निकालेंगे भाई। अब ये बातें हैं और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, जिसकी लैम्बडा ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर ये है, इफ द होल एपरेटस में, इफ द होल एपरेटस, ये जो यंग्स डबल स्लिट का एपरेटस है ना, इफ द होल एपरेटस, और ये एपरेटस किसका है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ये जो 2 स्लिट से इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है ना, इसे यंग्स का एक्सपेरिमेंट माना जाता है और इसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इस पूरे सेटअप को उठाकर, अभी तो ये वैक्यूम में था, तो फ्रिंज विड्थ आई है लैम्बडा डी बाई डी। लैम्बडा लाइट की वेवलेंथ है वैक्यूम में, एयर में कह ले। अगर मैं सारे मीडियम को उठाकर पानी में रख देता, यानी ये एक्सपेरिमेंट पानी में हो रहा होता, ये फ्रिंजेस पानी में बन रही होती, ऑयल में बन रही होती, ग्लास में बन रही होती, किसी दूसरे मीडियम में बन रही होती भाई। इफ द होल एपरेटस इज प्लेस्ड, इफ द होल एपरेटस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, प्लेस्ड इन अ मीडियम, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले किसी मीडियम में उठाकर रख दूं, इस सारे एपरेटस को फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी भाई, बीटा की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों? पानी में रखने से कैपिटल डी नहीं बदलेगा, पानी में रखने से स्मॉल डी नहीं बदलेगा, पानी में रखने से लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी भाई। जो वेवलेंथ लाइट की वैक्यूम में है, किसी मीडियम में रखने पर उस लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। यहाँ पाथ की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेयर से डेंसर ऐसे नहीं जा रही, मैंने सिस्टम ही उठाकर डेंसर पे रख दिया है, मतलब किसी दूसरे मीडियम में रख दिया है। तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती भाई दूसरे मीडियम में रखने पर, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सोर्स एक सेकंड में कितने वेव साइकिल्स बनाकर भेज रहा है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है और वो फिक्स रहेगी भाई। स्पीड बदल गई है, वेवलेंथ बदल गई है। अगर लैम्बडा वेवलेंथ थी वैक्यूम में और लैम्बडा डैश वेवलेंथ हो गई है किसी मीडियम में, तो ये रेशियो बराबर होती है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मैंने आपको लिखवाया है रिफ्रैक्शन जब पढ़ाया है, इसी फिनोमेनन का यूज करिए। नई बीटा कितनी होगी, बीटा डैश बराबर होगी लैम्बडा डैश वेवलेंथ आ गई
और डी बाई डी तो सेम है। मैं बीटा डैश को क्या लिख सकता हूं भाई, सॉरी लैम्बडा डैश को क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा डैश लिखा जा सकता है लैम्बडा अपॉन में नई वेवलेंथ लिखी जा सकती है पुरानी वाली वेवलेंथ डिवाइडेड बाय म्यू, वेवलेंथ कम हो गई होगी भाई, और डी बाई डी तो ऐसे ही रहेगी, यानी नई विड्थ कितनी होगी बीटा डैश, पहले जितनी बन रही थी और डिवाइड में म्यू कर दीजिए भाई, फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएंगी। वैक्यूम में या एयर में जो फ्रिंज विड्थ थी वो विड्थ कम हो जाएगी अगर आपने किसी डेंसर मीडियम उठा के रख दिया है इस सारे सेटअप को। तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, क्लियर हो इस तरह से कि इंटरफेरेंस में दो पार्ट्स हैं और हम थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस पढ़ रहे हैं। तो मैंने सारी बातें फ्रिंजेस के बारे में जानी है कि फ्रिंजेस कैसी होती हैं, क्या विड्थ होती है, कहाँ डार्क बनेगा, कहाँ ब्राइट बनेगा, क्या बदलाव आएंगे मीडियम चेंज करने पर और क्या चेंज आएंगे कैपिटल डी चेंज करने पर, स्मॉल डी कैपिटल डी के डायरेक्टली है, स्मॉल डी के इनवर्सली है, इस तरह से। एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पढ़ लेते हैं भैया। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो भाई जहां पर क्या बनेगा, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में I1 I2 इक्वल है, दोनों स्लिट से लाइट क्या आई है, सेम इंटेंसिटी ही आई है। तो जहां पर एक ब्राइट बनेगा वहां इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी एक स्लिट से, और जहां एक डार्क बनेगा वहां पूरी 0 हो जाएगी। यंग्स डबल स्लिट में दोनों की इंटेंसिटी क्योंकि मैंने सेम मानी है तो S1 S2 से आने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है, जहां ऐड होंगे वहां इंटेंसिटी 4 टाइम्स कर देंगे। और क्यों भाई मैं बता दूं आपको, क्योंकि जहां एक ब्राइट बनेगा वहां एम्पलीट्यूड ऐड हो गए, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो डबल हो गया एम्पलीट्यूड भाई, और इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो भाई ये स्क्वायर होगा 4a का स्क्वायर होगा, कांस्टेंट क्या आएगा, और भाई ये 1 से जितनी लाइट आ रही थी उसकी 4 टाइम्स हो गई है जहां एक ब्राइट बन रहा है। और जहां पर डार्क बन रहा है वहां बिल्कुल अपोजिट है, A1 A2 0 एम्पलीट्यूड हो गया है, डार्क परफेक्ट डार्क भाई। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक डार्क परफेक्ट डार्क होता है भाई, रोशनी की कोई किरण नहीं होगी भाई, वहां पर कोई किरण नहीं होगी रोशनी की, कोई लाइट नहीं होगी वहां पर। और एक ब्राइट वहां पर क्या बना है, बहुत ब्राइट बना है, 4 टाइम्स का बना है। बट मैं आपको पिछले लेक्चर में ये बात बता चुका हूं कि यहाँ कोई वायलेशन नहीं हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जितनी एनर्जी एक डार्क से गायब करी गई है उतनी एनर्जी मैंने एक ब्राइट को ट्रांसफर कर दी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल बना रहेगा भाई, यहाँ पर कोई एनर्जी मैंने क्रिएट नहीं करी है, कोई एनर्जी मैंने डिस्ट्रॉय नहीं की है यहाँ पर इस तरह से। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब अगर y एक्सिस पर क्या रखी गई है भाई, इंटेंसिटी, y एक्सिस पर क्या रखी गई है, इंटेंसिटी की बात करेंगे, और x एक्सिस पर क्या है भाई, पोजीशन। x एक्सिस पर क्या है, स्क्रीन की पोजीशन है, मतलब स्क्रीन पर कहां कितनी इंटेंसिटी होगी भाई। तो ये O पॉइंट है भाई, ये O पॉइंट है स्क्रीन का, सेंटर था ये, मतलब सेंट्रल ब्राइट का सेंटर है ये भाई। ये O पॉइंट है जहां पर क्या बनने वाला है भाई, सेंट्रल ब्राइट बनने वाला है। तो ये O पॉइंट है जहां पर क्या बना है, एक सेंट्रल ब्राइट बना है, और सेंट्रल ब्राइट बना है जहां पर, वहां पर y की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है भाई। सेंट्रल ब्राइट जहां बना है वहां y डिस्टेंस 0 है, वो P पॉइंट कुछ डिस्टेंस पर माना था ना, आ जाइए भाई, अभी तो सेंट्रल ब्राइट की ही बात करेंगे, और इसलिए y 0 है और कुछ इंटेंसिटी है सेंट्रल ब्राइट की। फिर इंटेंसिटी घटने लगेगी और डार्क जहां पर बनेगा वहां तो इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी भाई, फिर अगले ब्राइट पर फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर अगले डार्क पर फिर 0 हो जाएगी। बस यही तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है भाई। एक ब्राइट परफेक्ट ब्राइट होगा और एक डार्क परफेक्ट डार्क होगा, इस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाइए आप इस तरह से। इस तरह से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना, और पोजीशन के अकॉर्डिंग बताऊं, y की वैल्यू जहां 0 है वहां पर क्या बना है, ये सेंट्रल ब्राइट बना है भाई।
उसके बाद भाई y की वैल्यू यानी ये y पोजीशन लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस हो गया भाई यहाँ पर लैम्बडा d बाई 2d पोजीशन पहले डार्क की पोजीशन है भाई, फॉर्मूले पे चले जाइए, डार्क की पोजीशन है 2n-1 लैम्बडा d बाई 2d भाई, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा ये 1 रह जाएगा यहाँ पर, लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस पर क्या बना है, ये फर्स्ट डार्क बना है, लैम्बडा d बाई 3 लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस पर जाकर क्या बना, ये दूसरा डार्क बना है, 5 लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस पर जाकर क्या बना, ये थर्ड डार्क बना है। इस तरफ भी ऐसा ही है भाई, लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस पर डार्क बना है, 3 लैम्बडा d बाई 2d डिस्टेंस पर एक सेकंड डार्क बना है और 5 लैम्बडा d बाई 2d ऐसे चलते चले जाइए भाई। तो ये यहाँ पर ये जो बना है ये क्या बना है भाई, फर्स्ट डार्क बना है, ग्राफ नीचे आ गया ना भाई इंटेंसिटी का ग्राफ, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम थी भाई 4I0 थी, मैक्सिमम लिखिए आप, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी और यहाँ 0 हो गई, मिनिमम हो गई इंटेंसिटी, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फर्स्ट डार्क की इंटेंसिटी 0 हो गई है, फिर उसके बाद भाई ये सेकंड डार्क जहां जाकर बनेगा फिर से 0 हो गई थी, ऐसे थर्ड डार्क इधर भी ऐसे ही फर्स्ट डार्क कहलाएगा ये, और इस तरफ ये फर्स्ट सेकंड डार्क कहलाएगा, ऐसे डार्क ब्राइट बनते जाएंगे। ये पोजीशंस अगर आपको क्लियर हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि सेंटर पर सेंट्रल ब्राइट बना है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर ये डार्क बन गया है, फिर उसके बाद लैम्बडा d बाई d डिस्टेंस है भाई, ये लैम्बडा d बाई 2d पर फर्स्ट डार्क, 3 लैम्बडा d बाई 2d पर सेकंड डार्क, और इन दोनों के बीच में लैम्बडा d बाई d पर फर्स्ट ब्राइट बना है, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट बना है, सेंट्रल ब्राइट के बाद जो ब्राइट बनेगा उसे फर्स्ट ब्राइट करेंगे, फिर 2 लैम्बडा d बाई d पर ये सेकंड, भाई ऐसे लिख नहीं पाऊंगा इस तरह से, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ सेकंड ब्राइट बना है भाई, यहाँ पर आप इस तरह से सीधे सीधे लिखिए सेकंड ब्राइट भाई। ऐसे ही इधर 2 लैम्बडा d, इधर लैम्बडा d बाई d पर, लैम्बडा d बाई d पर इधर भी क्या बना है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बना है, फिर इधर जो 2 लैम्बडा d बाई d पर बात करी जाए तो क्या बना है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज बना है। इसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कहते हैं। सभी के सभी ब्राइट एक जैसी इंटेंसिटी के हैं, ग्राफ देखिए ध्यान से, सभी के सभी ब्राइट एक जैसी इंटेंसिटी के हैं और सभी के सभी डार्क एक जैसी इंटेंसिटी के बने हैं, और विड्थ तो मैं पहले ही प्रूव कर दी है, सारे डार्क सारे ब्राइट एक जैसी इंटेंसिटी के बनेंगे। ये आप सभी को क्लियर हो। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पाथ डिफरेंस के साथ पूछ लिया जाए। ये तो मैंने क्या बताई है, पोजीशन बताई है भाई, ये पोजीशन है। अगर पाथ डिफरेंस के साथ पूछा गया हो तो जहां ये सेंट्रल ब्राइट बना है यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, जहां ये क्या बना है भाई आपका फर्स्ट डार्क बना है यहाँ लैम्बडा बाई 2 है, जहां ये फर्स्ट ब्राइट बना है यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, फिर यहाँ 3 लैम्बडा बाई 2 है, यहाँ 2 लैम्बडा है, यहाँ फिर 5 लैम्बडा बाई 2 है। ये पाथ डिफरेंसेस है इस तरह से एक ही ग्राफ पर लिखकर बता देता हूं मैं, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा 3 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा और 5 लैम्बडा बाई 2। इस तरह से हो सकता है ये ग्राफ फाई के रिस्पेक्ट में पूछा गया हो। फाई सेंट्रल ब्राइट का 0 डिग्री है, उसके बाद फर्स्ट डार्क जहां बना वहां पाई का डिफरेंस है, यहाँ 2 पाई का है, 3 पाई का है, 4 पाई का है, 5 पाई का है। इस तरह से तो मैं इस तरह से बता देता हूं आपको, सारी कंडीशंस बता दी गई हैं भाई। तो ये मैंने बता दिया है कि अब आपको याद हो चुकी हैं ये सारी बातें। क्या एक डार्क वहां एक ब्राइट वहां बनता है जहां पाथ डिफरेंस 0 है, लैम्बडा है, 2 लैम्बडा है, यानी फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है। एक डार्क वहां बनता है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2 ओड मल्टीपल है लैम्बडा बाई 2 का, और पाथ डिफरेंस पाई है, 3 पाई है, 4 5 पाई है। इस तरह से तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व मैंने पोजीशन के अकॉर्डिंग भी बना दिया, कहाँ ब्राइट इंटेंसिटी कितनी होगी, किस जगह पर, कितना पाथ डिफरेंस होगा जहां पर ये इंटेंसिटीज हैं, कितना फेज डिफरेंस होगा, इसके अकॉर्डिंग भी बता दिया गया है आपको।
तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही, फ्रिंजेस के बारे में इतनी बातें पढ़िएगा। संडे टेस्ट में हम अब तक का पढ़ाया हुआ जो है, आज के लेक्चर को छोड़ दीजिए, आज के लेक्चर को छोड़कर जो मैंने लेक्चर नंबर 5 तक आपको पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 5 तक आपको जो पढ़ाया है मैंने, वो संडे टेस्ट में आपका आएगा। संडे टेस्ट होगा आपका इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर पर। थैंक्स गाइस।